नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज न्यूज नाइट में करेंगे बात कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वज फहराया तो क्या है इसके मायने और कैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत इसे राष्ट्रीय चेतना के साथ भी जोड़ पा रहा है। प्रधानमंत्री के अयोध्या के साथ कुरुक्षेत्र दौरे की महत्ता पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन साथ ही होगी बात एसआईआर की और पश्चिम बंगाल में हुए घमासान की भी। तमाम दिन भर की खबरें हैं, साथ में आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर किया ध्वजारोहण। कहा, इस युगांतकारी घटना से सदियों के जख्म भर रहे। 2035 तक देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने पर जोर। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से कभी नहीं किया समझौता। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में निर्मित पंचजन्य का किया लोकार्पण। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी है घमासान। ममता ने निकाली रैली तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा खत। कहा, राज्य पुलिस को व्यवस्थित रूप से टीएमसी की निजी मिलिशिया में बदला। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर किया 7%। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने कहा, चालू वित्त वर्ष में $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर सकती है अर्थव्यवस्था। अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का शेड्यूल जारी। भारत के 5 और श्रीलंका के 3 मैदानों पर होंगे मुकाबले। विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा होंगे टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं अयोध्या की खबर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा को फहराया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। धर्म, त्याग और साहस के प्रतीक इसमें 3 मुख्य प्रतीक ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष अंकित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र केसरिया ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक भी बताया। धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। भगवा रंग, सूर्यवंश की ख्याति और कोविदार वृक्ष से अंकित ध्वज संकल्प, सफलता, सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है। और इसका आरोहण विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आने वाली पीढ़ियों और सहस्र शताब्दियों तक यह ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का जयघोष करेगा। धर्म की ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का अवसर है, जिसमें कर्तव्य का बोध है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने का साहस भी। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा
बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो, ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। श्री राम लला की पावन धरती अयोध्या आस्था, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अयोध्या के राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, महापुरुष नहीं है, एक मूल्य है, मर्यादा है और 140 करोड़ भारतीयों की जागृत चेतना है, जिनके सामर्थ्य पर देश को भरोसा है। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। आज का उत्सव सदियों के घाव और दर्द को भर रहा है। इससे 500 साल पुराना संकल्प पूरा हो गया है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बनी है। ये गुलामी की मानसिकता पर प्रहार करती है और विरासत पर गर्व करना सिखाती है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। अयोध्या रामलला की नगरी है। भगवान राम यहाँ पर अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और पत्नी सीता और अनन्य भक्त हनुमान के साथ विराजमान हैं। यहाँ के लोगों पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से अन्न भंडार भरा रहता है। सरयू के किनारे बसी अयोध्या नगरी विकास की नई गाथा लिख रही है। अयोध्या विकास और आध्यात्म के संगम का प्रतिमान गढ़ रही है। अयोध्या में आज सिर्फ धर्म ध्वजा ही नहीं फहराई गई, बल्कि सदियों के संकल्प और आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकल्प भी साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश कि भगवान राम के आदर्श हमें विकसित भारत के लिए मेरुदंड साबित होंगे, हमें उनके आदर्शों पर ही चलकर विकसित भारत बनाना है। और उसके साथ ही ये मंत्र हमें आने वाले सदियों तक मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र और कैमरामैन विमलेश के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और ये भगवान राम के जीवन यात्रा के साथ रहे समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों के सम्मान में बनाए गए 7 छोटे मंदिरों का एक समूह है। इन मंडपों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या की प्रतिमाएं विराजमान हैं। प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर को भारत की सामूहिक सामर्थ्य की चेतना स्थली बताया।
भव्य राम मंदिर के शिखर पर फहराता धर्म, त्याग और साहस का केसरिया पताका सूर्यवंश की उस गाथा का प्रतीक है जिसके शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा ने युगों युगों से जम्मू द्वीपे, भारत खंडे और आर्यवर्त के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। इस धर्म ध्वज का वाहक भारत का हर वो वासी है जिसके मन में प्रेम, करुणा और व्यवहार में मानवता बसी है। भगवान राम के जीवन का यही भाव सरयू किनारे बने भव्य मंदिर का शिलालेख है जिसके एक हिस्से में विराजमान है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, भगवान राम के परम मित्र निषाद राज गुह, भक्ति की साक्षात मूर्ति शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहाँ जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। त्याग, बलिदान और संघर्ष की नींव पर खड़ा भव्य राम मंदिर समाज के प्रत्येक वर्ग के अर्पण और तर्पण का संकल्प है। इसकी भव्यता से सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा गया बल्कि इतिहास को दोहराया भी गया। इसके जरिए बताया गया कि जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी भगवान राम की विजय का माध्यम बने, उसी तरह समाज के हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने बिना किसी राग या द्वेष के इसमें अपनी आहुति प्रदान की। हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। भगवान श्री राम को तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, बुद्धि में बृहस्पति और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का ये चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अडिग रहना। इसलिए वे संपूर्ण भी हैं और समावेशी भी। और रामायण नगरी अयोध्या के बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गीता नगरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। सिखों के 9वें गुरु
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम ने इस अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया गया। पीएम ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की स्मृति हमें सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी व्यापक, उदार और मानवता केंद्रित रही है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। पीएम ने औरंगजेब के अत्याचारों और धर्म के लिए गुरु साहब के अटल संकल्प का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में केंद्र सरकार ने सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में स्थापित किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहब में विरासत-ए खालसा संग्रहालय का विस्तार हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। पीएम ने वीर साहबजादों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने, सिख परंपरा और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने और गुरुओं से जुड़े स्थलों को भव्यतम दिव्यतम रूप दिए जाने जैसे प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज भारत गुरु साहब के सिद्धांत को सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। समाज सुधार के लिए गुरु साहब के संदेश से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए पीएम ने लोगों से नशे के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने की अपील की। पीएम ने गुरु साहब के जीवन और त्याग को बहुत बड़ी प्रेरणा बताया। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली स्थित लाल किले में ऐतिहासिक कीर्तन दरबार और उसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से तैयार लाइट एंड साउंड शो ऐसे विशेष आयोजन रहे। महाराष्ट्र में नांदेड़, नागपुर और खारघर सहित राज्य भर के कार्यक्रमों के लिए 95.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं भारतीय रेलवे ने भी स्टेशनों पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र संदेशों को प्रदर्शित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया। ये एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है और ये केंद्र महाभारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाता है। महाभारत अनुभव केंद्र जहां आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है और जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। यहाँ पे कुरुवंशावली भी प्रदर्शित की गई है, कुरुक्षेत्र का इतिहास भी प्रदर्शित है और महाभारत के भी महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, जिसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर चर्चा। ब्रेक के बाद
किसी की मेहनत से, किसी की सोच से, किसी के जोश से, किसी के प्रयास से और हर श्रमिक के योगदान से बन रहा है आत्मनिर्भर भारत। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। और इन 4 श्रम संहिताओं से हर श्रमिक होगा सशक्त और सुरक्षित। 29 पुराने कानूनों का संयोजन, हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान का अधिकार, संवाद, स्थिरता और उद्योगों में विकास का संतुलन, हर श्रमिक के जीवन में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित, हर कार्य स्थल पर सुरक्षा और समान अवसर। नई श्रम संहिता सिर्फ कानून नहीं है, ये है लेबर रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत के लिए। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आइए रुक कर लेते हैं आज की चर्चा का, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अयोध्या के बाद कुरुक्षेत्र का दौरा किया तो जो विशेष कार्यक्रम थे और जिस तरीके से धर्म ध्वजा फहराई गई रामलला के मंदिर पर अयोध्या में, ये तमाम वो कार्यक्रम है, वो पहल है, वो घटनाएं हैं जो भारत को भी नई दिशा दिखाती नजर आ रही हैं। यहाँ बात सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हो रही है, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है नया भारत, नई पहचान, सांस्कृतिक स्वाभिमान। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर मक्खन लाल, जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अनंत विजय जी भी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। प्रोफेसर साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं कि अब हम ये जो आज का नया भारत है, इसकी प्रधानमंत्री ने बात की। जब हम ध्वजारोहण की बात करते हैं, धर्म ध्वजारोहण की बात करते हैं अयोध्या के मंदिर पर, तो हम कहते हैं कि ये सत्यमेव जयते का उद्घोष है। किस तरीके से ये जो नया भारत है, इसको सांस्कृतिक दिशा दिखा रही हैं ये घटनाएं, और कैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से हम एक राष्ट्रीय पहचान बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं? ममता जी, आज के दिन पहली बात तो आपके सारे दर्शकों को विनम्र श्रद्धांजलि गुरु गोविंद सिंह के, गुरु तेग बहादुर जी के श्रद्धांजलि दिवस को देना चाहूँगा। दिल्ली में ही शीशगंज गुरुद्वारा है, पूरे दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, कभी भी जब भी समय हो, साल के किसी भी दिन वहाँ एक बार ज़रूर जाके देखें कि ये शीश किसके लिए झुके थे, किसके लिए गए थे, झुके नहीं, किसके लिए कटे थे, किसके लिए गए थे, कौन सी वो सांस्कृतिक विरासत थी जिसकी आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, और कौन सी वो सांस्कृतिक विरासत थी जिसके लिए गुरु तेग बहादुर, उनके छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान दे दी। इतना कहने के बाद मेरी खुशी का अंदाज़ा सिर्फ इससे आप लगाइए, मैं उन व्यक्तियों में हूँ जिन्होंने रामलला को ताले में भी देखा था, टेंट में भी देखा, और आज के इस भव्य मंदिर में भी देख रहे हैं। उसके अलावा मेरा सौभाग्य था कि जब वहाँ वो जो मंदिर जिसमें भगवान रामलला विराजमान थे, 11वीं शताब्दी का मंदिर, वो अभिलेख मेरे द्वारा पढ़ा गया था जो मिला था बाबरी मस्जिद के दीवारों से। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
प्रधानमंत्री ने बहुत सिंपल सी बात कही, बहुत अच्छे ढंग से, और बात ही नहीं कहते, हम आपको बताएंगे किस तरह से उन्होंने अपने आचरण, अपने कार्य और व्यवहार से वो बात साबित की है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक जागरण, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। शिक्षा की भी बात उन्होंने कही, सांस्कृतिक जागरण की बात कही, और ये कहा कि धर्म के अनुसार पालन कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, काफ़ी कुछ वो कह देगा। 1942 की बात है, इंग्लैंड का रखा जा रहा था बजट, और चांसलर ऑफ बहुत खराब थी, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सारे विभागों के में जो पैसे का अलॉटमेंट था उसमें कटौती की जा रही थी। चांसलर ऑफ एक्सचेकर जब आए, शिक्षा, सांस्कृतिक, लोकाचार और लोक व्यवहार के विषय पे उसमें जब उन्होंने कटौती का पेश किया, तो चर्चिल ने कहा अगर इन चीज़ों में भी कटौती करनी है तो फिर हम लड़ किस बात के लिए रहे हैं। जरा आप इसको समझिए कि हम फिर लड़ किस बात के लिए रहे हैं। एक पैसे की कटौती उस जमाने में भी चर्चिल ने संस्कृति, शिक्षा, म्यूजियम, इन सब चीज़ों में नहीं स्वीकार किया। ये हमारी हेरिटेज का, हमारी विरासत का महत्व है। जी मक्खन जी, इसीलिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि आज के दौर में भी सरकार इस नियम को लेकर साथ चल रही है, इस मंत्र को साथ कर साथ चल रही है कि हमें विकास भी करना है तो अपनी विरासत को भी साथ लेकर चलना है। लेकिन अनंत विजय जी, जब हम इस विरासत की बात करते हैं, इसी के मद्देनजर आते हैं तमाम पुनर्जागरण या पुनरुद्धार के कदम जो सरकार उठा रही है, चाहे उसमें हम अपनी धरोहरों का संरक्षण करें या फिर हम तमाम उत्सवों की बात करें। लेकिन कहां तक ये धर्म से इतर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान बनाने की बात की जा रही है, कैसे इस बात को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए? देखिए ममता जी, आपने पहले बहुत अच्छी बात कही है कि नव जागरण है ये। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म के और उसके सातत्य को जीवित रखने के लिए प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो काशी धाम हो, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे आप महाकाल धाम को देखिए या फिर आप गुजरात के मंदिरों को देखिए, तो मुझे लगता है कि एक मंदिर आधारित इकोनॉमी, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, वो भी इसके पीछे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक तौर पर हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं मंदिरों के माध्यम से। लेकिन जिस प्रकार से प्राचीन काल में मंदिर हमारे तमाम गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, ये अनायास नहीं था कि मुगल मंदिरों पर हमला किया करते थे। मंदिर से हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था चलती थी और इसलिए उन पर हमले होते थे, उनको अपने कब्जे में लिए जाते थे, उनको तोड़ा जाता था। आज अगर उन्हीं मंदिरों के माध्यम से, मैं निरंतर अयोध्या जाता रहता हूं नियमित अंतराल के बाद ममता जी, और मैं देखता हूं कि सिर्फ अयोध्या ही क्यों, अंबेडकर नगर, बस्ती, बनारस, प्रयागराज, ये प्रयागराज, काशी और अयोध्या का जो ट्रायंगल बना है, आप किसी भी दिन अयोध्या की फ्लाइट में चले जाइए, आपको पूरे भारत के लोग वहां दिखाई देंगे। और जिसको अयोध्या की फ्लाइट नहीं मिलती वो सीधा काशी जाता और काशी से बाई रोड फिर प्रयागराज आता, प्रयागराज से अयोध्या और अयोध्या से वापस अपने डेस्टिनेशन को चले जाते हैं। तो ये धर्म या उससे तो उसकी तो पुनर्प्रतिष्ठा है ही, क्योंकि जैसा अभी मैं सुन रहा था कि 500 वर्षों का हमारा संघर्ष है और उस प्रकार से आज धर्म ध्वजा लहराई है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो देश की प्रगति में, देश के देशवासियों की प्रगति में इन मंदिरों का, मंदिर आधारित इकोनॉमी का बड़ा महत्व है। आप देखिए इन मंदिरों में जितने चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं वो तो किसी बैंक में ही रखे जाते हैं। उन बैंकों से वो पैसे कहां जाते हैं, वो जो सर्कुलेशन में आता है पैसा, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड फॉर द पर्टिकुलर रीजन। अगर आप वहां जाके देखें तो मैंने जैसा कहा कि अयोध्या की सड़कें आप देख लीजिए, अंबेडकर नगर की सड़कें देख लीजिए, आप बस्ती की सड़कें देख लीजिए, आप वहां आसपास के पूरे इलाके को देखिए और वहां के जमीनों की कीमत देख लीजिए। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें ममता जी, तो
तो मंदिरों के निर्माण से वहां के लोगों का जीवन स्तर पूरा भी ऊंचा क्षेत्र हुआ है। विकसित हो और जाता है। यानी हम ये कह जी, सकते हैं कि बिल्कुल। मात्र सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं है, बल्कि आर्थिक पुनरुद्धार भी है, जो इसके माध्यम से आगे आ रहे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और उस पूरे क्षेत्र का एक तरीके से विकास हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पहुंच रहा है। इन तमाम बातों के इतर जी प्रोफेसर मक्खनलाल जी कुछ कहना चाहते हैं कि मक्खनलाल जी इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जी बहुत अच्छी बात उठाई कि आर्थिक पुनरुद्धार की एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राम मंदिर के बनने के पहले अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में थे। 2024 में अयोध्या के मंदिर से 400 करोड़ रुपए तो टैक्स में दिए गए। एवरेज अगर आप 10% भी टैक्स ले लीजिए, 40,000 करोड़ रुपए का वहां कारोबार हुआ है, उसी से तो टैक्स आया है ना। तो सारी इकोनॉमी, जैसा अनंत विजय जी बता रहे थे, न केवल संचालित होती थी, उसी के इर्द गिर्द रहती थी। और चाहे आप तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का ले लीजिए, जो मंदिर चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, सारी चीजें व्यवस्था रहती थी। और जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर बेकार हैं, ये हैं, उन्हें ये देखना पड़ेगा सिर्फ एक एग्जाम्पल से, तिरुमला का हो, चाहे राम जन्मभूमि का हो, चाहे काशी का हो, कि कितना सामाजिक सरोकार उनसे है। लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ पर ये भी बात जोड़नी क्या सही रहेगी कि जब हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है, जब भी कोई देश अपनी जड़ों से ज्यादा प्रगाढ़ता से जुड़ता है, तो वैश्विक छवि पर भी उसका असर पड़ता है। इस तरीके के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नए भारत की वैश्विक छवि पर किस तरीके का प्रभाव आपको दिखता है? एक चीज आपको बता दें, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात जब होती है, पुनर्जागरण शब्द इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी पहचान क्या है। आपकी पहचान शॉर्ट पैंट सदरी नहीं है। आपका पहचान आपकी सांस्कृतिक धारणाएं हैं, आपकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। जब आप उनके साथ जुड़े रहते हैं, तब आपकी पहचान अलग बनती है। आखिर भारतीय सभ्यता क्यों अलग है? किस सभ्यता में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम? किस सभ्यता में कहा गया है? ऋग्वेद का वाक्य है, अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपको नींद कैसे आती है? किस सभ्यता में कहा गया है कि हमारे राम सबके हैं, हमारे अल्लाह, हमारे यीशु सबके हैं, वो चाहे मुझे माने या न माने, हम वो हमारे हैं, हम उनके हैं? किस और सभ्यता में, किस और संस्कृति में कहा गया है? इसीलिए जब आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो आप ये साबित करने में, दिखाने में सफल होते हैं कि हम औरों से अलग हैं और हमारी पहचान औरों से अलग होगी। और जब हम धर्म की बात करते हैं, तो हमारा धर्म कोई रिलीजन नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, हमारा धर्म जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति में, पूजा पद्धति में आप अपनी पूजा का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन जीवन पद्धति में अपने आप माँ बाप दादा दादी का नाम नहीं बदल सकते। यानी आप अपनी हेरिटेज, अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं बदल सकते। और यही वजह है कि आप थाईलैंड चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए, चाहे वो इंडोनेशिया चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, कहीं कहीं किसी किसी देश में 99% लोग मुस्लिम हो गए हैं। वो उनकी पूजा पद्धति है। लेकिन जब विरासत की बात आती है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, अपनी विरासत को लेके आगे बढ़िए। जब विरासत की बात आती है, तो गरुड़ को याद करते हैं, बिल्कुल गणेश को याद करते हैं। बहुत सही एग्जाम्पल दिया है आपने मक्खनलाल जी। वाकई ये बात सही है कि अपने धर्म की पद्धतियों के अनुसार धर्म को मानना एक और बात है, लेकिन विरासत से जुड़े रहना एक अलग पहलू है, जिसे धर्म से जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए, ना ही इसे राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है अनंत विजय जी, कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें गुलामी की मानसिकता को दूर करना होगा, अपने आप को उससे अलग करना होगा, तो ऐसे में जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे हम उसमें तमाम प्रतीकात्मक नाम बदलने की बात करें, चिन्हों के बदलने की बात करें, इन सब के बीच क्या ये मात्र सांकेतिक कदम माने जाते हैं, या फिर इनके आधार पर हमें ये लगता है कि एक स्थायी सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है जो इन गुलामी के चिन्हों को त्याग कर हम हासिल कर पा रहे हैं?
स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 5 प्रण दिए थे। उसमें एक प्रण था गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का। और जो आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, इसका प्रतीकात्मक महत्व ही है, लेकिन ये नाम क्या है कि आपको रोज हॉन्ट करता है। अगर आप दिल्ली में रहती हैं तो आप रोज अकबर रोड से गुजरती हैं, आप अगर दिल्ली में रहती हैं तो आप रोज बाबर मार्केट से गुजरती हैं, आप रोज हुमायूं रोड से गुजरती हैं, और आपको ये हॉन्ट करता होगा ममता जी कि किस प्रकार से, जैसे अभी मक्खन लाल जी ने बहुत अच्छा गिनाया कि ये ऐसी सभ्यता है जहां सबका सम्मान है। लेकिन साथ ही आप देखिए स्वाधीनता के बाद क्या हुआ हमारे देश में कि उन जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी उन्होंने बाबर, औरंगजेब रोड था हमारे यहाँ, मतलब अबुल कलाम रोड के नाम नहीं था उससे पहले, वो औरंगजेब रोड हुआ करता था। जिन लोगों ने भारत की बहुसंख्यक जनता हिंदुओं पर तमाम प्रकार के अत्याचार किए, जिन्होंने हमारे इस राष्ट्र को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा, जिन्होंने भारत माता की छाती पर अपनी नीतियों से लहूलुहान किया, उन लोगों को नाम पर हम रोड बना के उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं ये प्रतीकात्मक है, मुझे लगता है कि अगर ये प्रतीकात्मक है तो तत्काल प्रभाव से इन प्रतीकों को बदले जाने की आवश्यकता है। तत्काल प्रभाव से उन सारी सड़कों के नाम, आपको अगर लगता है कि आप एक मुसलमान का नाम बदल रहे हैं, अगर आप डिफेंसिव होते हैं तो आपने औरंगजेब का नाम बदल के अब्दुल कलाम के नाम पर किया, अच्छी बात है। इस देश में मतलब आप बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता जी बाबरी मस्जिद के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, उनके लिए जमीन दी जा रही है, मतलब ऐसे बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। क्या दिखाना चाहते हैं आप? वोट लेना चाहते हैं? इससे मतलब उनकी विरासत बाबर से जुड़ती है। क्या आप भारत के मुसलमानों का अपमान नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो लोग भारत के मुसलमानों को बाबर से, आक्रांता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के मुसलमानों का भी अपमान कर रहे हैं। नहीं है, हमारे देश के मुसलमानों की विरासत उनसे नहीं जुड़ती है, नहीं जुड़ती है। हमारे जो उनके पूर्वज हैं वो मुगलों के वंशज नहीं थे। तो इस प्रकार से सिर्फ चंद वोटों के लिए आप बाबरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैंने तो आज जब से वो पोस्टर पश्चिम बंगाल में देखा है ममता जी, मुझे शर्म आ रही है कि आज जब एक तरफ मतलब धर्म ध्वजा लहरा रही है प्रभु श्री राम के मंदिर पर, दूसरी तरफ आप चुनाव में चंद वोटों की खातिर बाबरी मस्जिद को सेलिब्रेट करते हैं। ये तमाम वो उदाहरण है ना जी, आपने सही उदाहरण उठाया, लेकिन वो उदाहरण है जो दिखाते हैं कि किस तरीके से धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन जब अपनी विरासत से जुड़ते हैं तो ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हमारी विरासत से चीजें थी ही नहीं। इसी वजह से उनको समझना, उस इतिहास को समझना, खंगालना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इसी सवाल को एक और मखनलाल जी आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन उसमें यह भी सवाल जोड़ना चाहेंगे कि जब हम विरासत से जुड़ने की बात करते हैं या फिर प्रतीकों को बदलने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सकारात्मक कदम भी तो सरकार ने उठाए हैं। जैसे हमने जो न्यायिक सुधार किए हैं, जो सोचिए जरा इतने पुराने हमारे जो कानून होते थे जो समय के साथ प्रासंगिक ही नहीं रह गए हैं, उस पूरी न्यायिक प्रणाली को बदलने की हमने कोशिश की है। ये भी एक वही पहल है, उदाहरण है कि कैसे हम इन तमाम गुलामी के प्रतीकों से अगर अलग हो जाते हैं तो आज के नए भारत को और मजबूत बना सकते हैं और मजबूती से विकसित भारत भी बन सकता है। प्रोफेसर साहब। ममता जी, अनंत विजय जी और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, प्रतीकात्मक है कि सकारात्मक है। मैं एक बात बता दूं, देशों के जीवन काल में प्रतीकों का बहुत महत्व है। झंडा एक प्रतीक है, वो बोलता नहीं कि मैं झंडा हूं, वो बोलता नहीं कि मैं भारत का झंडा हूं, आओ मुझे उठाओ। लेकिन उस प्रतीक के झंडे को लेकर हाथों में छोटे छोटे बच्चों ने सीने पर गोलियां खाई, ये प्रतीक नहीं है। प्रतीक का कितना बड़ा महत्व है कि 1905 में अंग्रेजों ने, जो कल प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे वंदे भारत की, वंदे भारत को अंग्रेजों ने 1905 में कहा कि जो वंदे भारत बोलेगा उसको छाती पे गोली मारी जाएगी। प्रतीक था ना वंदे भारत। 16 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे बच्चियों ने छाती खोल के कहा वंदे भारत, और गोली सीने को पार कर गई। बिल्कुल, इसीलिए वंदे मातरम आज के दौर में भी एक ऐसा मंत्र है जिसको हम गर्व के साथ बोलना चाहते हैं, और इसीलिए वंदे मातरम को लेकर सरकार बहुत पहल कर रही है और पूरे हम कार्यक्रम भी चला रहे हैं और 3 फेजेस में कोई देश जिंदा नहीं रहता। और बता दें आपको, वर्ल्ड वॉर 2 में
जब रसा की हार होने लगी, वर्ल्ड वॉर 2 में जब रसा की हार होने लगी, तो प्रतीकों की जब बात आई तो लेनिन और स्टालिन की बात नहीं हुई, कार्ल मार्क्स की बात नहीं हुई, सबको पीटर द ग्रेट की बात याद आई। 1703 की बात आई कि हमें 1703 का पीटर द ग्रेट चाहिए, जिसने रसा को महान बनाया। ये हमारे प्रतीक होते प्रोफेसर हैं, साहब आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, लेकिन जीते वक्त सीमित है हमारे पास। लेकिन ये बात स्पष्ट है, जैसा आपने खुद ही कहा है कि ये संकेत नहीं है, लेकिन ये जो सांकेतिक प्रतीक होते हैं हमारे, यही हमारे को बल भी देते हैं। लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल न्यूज नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगी चर्चा। एसआईआर पर घमासान की रखेंगे खबर आपके सामने, लेकिन ब्रेक के बाद। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो अब तक हमने आपके सामने रखी हैं। हमने आपको बताया है श्री राम मंदिर में हुआ ध्वजारोहण, कि किस तरीके से आज रामलला के मंदिर में धर्म ध्वज फहराया गया। गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत और गुरु तेग बहादुर जी को कैसे दी गई आज श्रद्धांजलि। तमाम ये खबरें हमने रखी आपके सामने। और बढ़ लेते हैं अगली खबर की ओर, जो है एसआईआर से जुड़ी हुई। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है। ममता बनर्जी ने इसको लेकर रैली तक निकाल ली, तो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर विस्तार से कुछ बातें सामने रखी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि राज्य पुलिस को व्यवस्थित रूप से टीएमसी के निजी मिलिशिया में बदला जा रहा है। और इस तमाम सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी की बैठक की मांग को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को 11 बजे का समय दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है।
ममता बनर्जी एसआईआर को रुकवाने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर तृणमूल की निजी सेना बनने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भेजी शिकायत में साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को व्यवस्थित रूप से तृणमूल कांग्रेस की निजी मिलिशिया में बदल दिया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुले तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में दीघा में हुए कथित वेस्ट बंगाल पुलिस वेलफेयर कमेटी कार्यक्रम को पूर्ण रूप से तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रैली बताया और आरोप लगाया कि ये समिति वास्तव में एक राजनीतिक मोर्चा है जो चुनावी हेरफेर में शामिल है। इस बीच एसआईआर के खिलाफ खुद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभालते हुए उत्तर 24 परगना बनगांव में रैली की। वहीं दूसरे मोर्चे पर बीएलओ अधिकारी रक्षा समिति के नाम पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सामने मंच लगाकर तृणमूल समर्थक सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी समर्थक बीएलओ और शिक्षकों के प्रदर्शन के चलते सोमवार रात मुख्य चुनाव अधिकारी देर रात तक दफ्तर में ही फंसे रहे। बाद में पुलिस की निगरानी में सीईओ मनोज अग्रवाल को बाहर निकाला गया। सच्चाई यह है कि मंच पर बीएलओ के नाम पर टीएमसी के समर्थक मौजूद हैं, लगातार अराजकता फैला रहे हैं और बीएलओ के नाम पर चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। हम बीएलओ नहीं है, लेकिन हम टीचर है लेकिन बीएलओ नहीं है। कौन है आप? हम लोग स्टाफ है। कहाँ के स्टाफ? डीएम ऑफिस। आप बीएलओ है? नहीं, बीएलओ नहीं। कौन है? स्टाफ है। कहाँ के स्टाफ है? अलीपुर। तो यहाँ आने का कारण दादा? आया सपोर्ट करने आए। सुपर काम करते हैं। तो काम छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खत्म हो गया? ना, फिर हम लोग जाएंगे, ऑफिस करते हैं, फिर जाएंगे। बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है, वो जहाँ सत्ता में जो है उनका साथ मदद दे के एक दीर्घमेयादी प्लानिंग करके हिंदुस्तान का बांग्लादेश बनाने के लिए एक प्रयास है। जो तृणमूल के सपोर्टर्स है वो लोग यहाँ पे विरोध दिखा रही है। सोमवार से ये विरोध चल रही है। अभी तो यहाँ पे मंच भी इन्होंने तैयार कर लिया और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। इस भी सीईओ घेराव हुए थे। अभी सीईओ के ऑफिस में बड़ी तैनात में पुलिस वहाँ पे डिप्यूट हुआ है। इस बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी की बैठक की मांग को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को 11 बजे का समय दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 पन्नों का पत्र लिखकर एसआईआर को निलंबित करने की बात कही थी। पत्र के जवाब में निर्वाचन सदन ने बैठक के लिए समय दिया है। वहीं ममता बनर्जी के पत्र पर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है। वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए जो करना चाहिए वो काम ये लोग कर रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ बात करना चाहिए। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण गणना फॉर्म की सूचना जारी की है। पश्चिम बंगाल में 7,64,59,129 विशेष गहन पुनरीक्षण गणना फॉर्म बांटे गए। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता और मोहित शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ 8 में यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको खबर। कर्नाटक में जारी है सत्ता संघर्ष, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है ठनी। देखेंगे ये खबर ब्रेक के बाद। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक कपिला
अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद खबर कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सत्ता संघर्ष तो खुलकर पहले ही सामने आ गया था और अब खींचतान दोनों पक्षों की ओर से जारी है। विधायकों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। राज्य से लेकर दिल्ली तक बैठकें भी जारी हैं। कहा जा रहा है कि हाईकमान करेगा फैसला। तो बना हुआ है सवाल कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया या DK शिव कुमार। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर ठनी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया या DK शिव कुमार। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का संघर्ष अब सड़कों पर आ गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके समर्थकों ने चामराजनगर के मंदिर में पूजा अर्चना की और DK शिव कुमार के लिए नारे लगाए। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बेंगलुरु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये मुलाकात तब हुई जब पार्टी चीफ दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। इस बैठक के बाद दोनों एक ही कार में एयरपोर्ट के लिए निकल गए। इस विवाद के निपटारे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर दिल्ली लौट आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगा उसका वो पालन करेंगे। Whatever they want to say, let them say to the High Command. Ultimately, to put a full stop to this confusion, the High Command has to take a decision. मुझे इस मामले के बारे में नहीं पता। यह हम 5-6 लोगों के बीच का सीक्रेट मामला है। CM एक सीनियर लीडर हैं, हमारी पार्टी की एसेट है। वह 7.5 साल से CM के तौर पर पावर में हैं। उन्होंने विपक्ष के लीडर के तौर पर कड़ी मेहनत की है। हम सभी को मिलकर 2028 और 2029 के चुनावों के गोल पर फोकस करना चाहिए। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस के अंदर जारी कलह पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कहा कि CM और डिप्टी CM के बीच जारी रस्साकशी राज्य के हित में नहीं है। The farmers are facing so much problems across the state. Nobody is coming to their rescue. The infight in Congress has created such a confusion in the state administration. Ordinary man is not able to get any government benefits. कर्नाटक में सत्ता संघर्ष की मुख्य वजह एक कथित समझौता बताया जा रहा है, जिसमें 2023 में सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच एक सत्ता साझाकरण समझौते का हवाला दिया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और अब DK शिव कुमार के समर्थक विधायक समझौते के आधार पर सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ ज्योति दफेदार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज़ नाइट पे यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबर तेज रफ्तार में। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा।
सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ट्रेड प्रोडक्ट्स, 0 इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। और ब्रेक के बाद आपको दिखा देते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें तेज रफ्तार में। तो आप देखिए ये खबरें फटाफट अंदाज में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में साइप्रस के एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती देने के लिए नियमित पार्लियामेंट्री संवाद और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए मंगलवार को बंद कर दिए गए। इससे पहले सोमवार को बद्रीनाथ मंदिर में पंच पूजाओं के तहत माता लक्ष्मी मंदिर में कढ़ाई भोग का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन इलाकों में लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल खोले जाएं जहां पहले से कोई सरकारी स्कूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमित शिक्षक नियुक्त नहीं होने तक रिटायर्ड शिक्षकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने का भी आदेश दिया है। रेजिमेंट के धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने से इनकार करने पर बर्खास्त किए गए सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय सेना अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है और अधिकारी को अनुशासन का पालन करना चाहिए था। राजस्थान के अलवर जिले में 2 दिवसीय आर्मी मेले का आगाज हो गया है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मेजर जनरल धीरेन्द्र प्रताप ने किया। आर्मी मेले के शुभारंभ के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कारगर साबित हुए एयर डिफेंस सिस्टम पिनाका और ड्रोन हमलों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है, इसका भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि स्वदेशी भावना के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और व्यापारियों के हित सुरक्षित हैं। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे LIC। हर पल